प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार और अद्भुत ऑफर, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। यह ऑफर दुर्गा अष्टमी, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, महानवमी और दशहरे के पावन पर्व पर 5 दिवसीय विशेष ऑफर, जो 29 सितंबर से शुरू होकर के 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑफर के अंतर्गत इतिहास के जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज पर बहुत शानदार ऑफर आपको दिया जा रहा है। तो इस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर रखा है, आप उसका लाभ यहां पर उठा सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। प्रश्न यह आता है कि सर, हम जो पुराने कोर्स है उनका क्या करें? अरे भैया, जब आरपीएससी ने सिलेबस को बदल दिया है तो फिर हमें पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है? पैटर्न बदल गया, सिलेबस बढ़ गया, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया, फिर भी हम घिसे पिटे पुराने कोर्स पढ़ रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। हम लेकर आए हैं आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लाइव कोर्स कंप्लीट हिस्ट्री का 5499 का लाइव, और रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स हम लेकर आए हैं 8599 का। रिकॉर्डेड कोर्स है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का 4499 का, और जो टॉपिक स्पेशल बैच है, जो लाइव बैच है, 1999 का रहेगा। तो आज ही आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कंप्लीट रूप से लाइव बैच यहां पर लीजिए, अपडेटेड बैच लीजिए, नए पाठ्यक्रम के अनुसार लीजिए, चित्रों मानचित्रों के माध्यम से विषय का सरलीकरण यहां पर आप देखिएगा। और वह टॉपिक जो आपको अब तक नहीं मिले हैं या आपने पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए टॉपिक स्पेशल बैच है। यह कंप्लीट लाइव बैच रहेगा। अब आप सोचोगे सर, लाइव क्लास मान लीजिए हम नहीं ले पाए तो फिर उसका क्या होगा? भैया, वह क्लास कुछ समय के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाती है, तो उसे आप वहां पर देख सकते हैं। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का यह हमारा एक अद्भुत बैच आपके समक्ष है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025-26 लाइव बैच है, जो जयपुर स्टूडियो से चल रहा है। इतिहास और कला संस्कृति, सेकंड पेपर के इतिहास के साथ फर्स्ट पेपर का इतिहास बिल्कुल फ्री रहेगा। 280 नंबर का तो आपका सेकंड पेपर होता है, 30 अंकों का आपका पहला पेपर होता है, कुल मिलाकर के 310 अंक जो है वह यहाँ पर होता है। तो यह कंप्लीट लाइव बैच आपके सामने चल रहा है। इस पर ऑफर है, अगर आप अभी लेते हैं तो यह कोर्स कंप्लीट कोर्स 5499 में आपको मिल जाएगा, प्लस 3% का जो है वह टैक्स होता है आपके। इसके बाद न्यू टॉपिक स्पेशल बैच है लाइव फ्रॉम जयपुर, जो राजस्थान में पहला है। इतिहास सेकंड पेपर का यह अद्भुत कोर्स 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने जो नया सिलेबस जारी किया था, उस सिलेबस में जो नए टॉपिक ऐड किए थे, उन टॉपिक का एक विशेष बैच है। तो टॉपिक स्पेशल बैच ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो केवल और केवल नए सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, नए टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें केवल वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो नए टॉपिक ऐड किए हैं। तो पुरानों का भैया पुराने से पुराना ही रहता है, जमाना बदल गया है, अब आपको भी बदलना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे ऑनलाइन ऑफर का लाभ उठाइए, जो 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपके बीच में रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, रामनवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। चलिए जी, नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त? आवाज आ रही ही होगी। चलिए जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों। हमने एक महत्वपूर्ण अध्याय कंप्लीट किया और उस अध्याय का नाम था धर्म सुधार आंदोलन। क्लियर हो गई? आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन की अगली कड़ी क्या आती है, उसे हम कहते हैं प्रति धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन क्या था? धर्म सुधार आंदोलन मूल रूप से कैथोलिक धर्म के विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था। तो कैथोलिक धर्म के विरुद्ध आंदोलन किया तो प्रोटेस्टेंट धर्म की का उदय हुआ। अब परिणाम स्वरूप कैथोलिकों को लगने लगा कि यार, हमारे धर्म में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। इसीलिए उन्होंने प्रति धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया, जिसे हम काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये क्या होता है? कैथोलिक धर्म या चर्च में जो सुधार हुए, उन्हें हम प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। तो आइए हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक डालिएगा। प्रति धर्म सुधार आंदोलन।
काउंटर रिफॉर्मेशन। क्लियर हो गई? सबसे पहली बात, क्या है यह? ठीक है, तो एक सिंपल सी परिभाषा समझिएगा कि कैथोलिक धर्म या चर्च में जो सुधार हुए उन्हें हम प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। ठीक है, और इसका नेतृत्व कार्डिनल कर्राफा के द्वारा किया गया था। तो आइए, क्या है यह? कैथोलिक चर्च या धर्म में जो सुधार किए गए वह प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहलाया। क्लियर हो गई क्या बात? कैथोलिक चर्च या धर्म में जो सुधार किए गए वह क्या कहलाया? तो वह कहलाया प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। बहुत अच्छे से इन बातों को समझने की और सुनने की कोशिश करिएगा। अब साहब, सबसे पहले जब सुधार की बात आती है तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सुधार की आवाज को बुलंद करता है कि भाई हाँ, इस तरह का सुधार होना चाहिए। तो इस तरह की बात सबसे पहले कार्डिनल कर्राफा के द्वारा उठाई गई थी। तो याद रखिएगा, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भैया, नेतृत्व किया गया, नाम याद रखिएगा, डेट्स कॉल्ड कार्डिनल कर्राफा। ये कर्राफा है, क्योंकि हम शर्राफा शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं, इसीलिए आप इसको गलत मत समझिएगा। ठीक है ना, कि भाई आपका तो सर ये तो सर्राफा होना चाहिए। मेरे दोस्त, आपके अनुसार और हमारे अनुसार इतिहास का निर्माण नहीं होता है। ठीक है ना, अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि सर इतिहास में अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। तो मैं कहता हूं कि भैया, इतिहास में अगर और मगर दोनों को ही स्थान नहीं दिया जाता है। क्लियर हो गई क्या? ठीक है, चलिए। अब देखो साहब, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन मूल रूप से कैथोलिकों के द्वारा उठाए गए कदम थे, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बात कही कि जब चर्च में अनैतिकता आ गई है, हमारे धर्माधिकारी भोग विलास में लिप्त हो गए हैं, तो सबसे पहले तो चर्च की नैतिकता पर इन्होंने बल दिया। अब कैसे बल दिया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। तो प्रतिधर्म सुधार आंदोलन है, और यह किसने प्रारंभ किया था? तो यह बात याद रखिएगा, यह कैथोलिकों के द्वारा उठाए गए कदम थे। इसके लिए लिखिएगा, इसके लिए कैथोलिकों ने निम्न कदम उठाए। अब भाई साहब, क्या क्या कदम उठाए? तो सबसे पहला यहां पर याद रखिएगा, चर्च की नैतिकता पर बल दिया। चर्च की नैतिकता पर बल। ठीक है, सबसे पहली बात है यह कि साहब इन्होंने क्या किया, चर्च की नैतिकता पर बल दिया। अब चर्च की नैतिकता पर जो बल दिया गया वह किस आधार पर दिया गया और उसके अंतर्गत क्या क्या काम किए गए, तो थोड़ा सा उसको समझिएगा। कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि साहब, चर्च के नैतिक और सदाचारी मूल्य। देखो, प्रत्येक धर्म होता है या कोई भी धर्म होता है तो उसके कुछ नैतिक नियम होते हैं, वैल्यूज होती है, जिन्हें हम मूल रूप से मोरल ड्यूटीज कहते हैं। तो चर्च के नैतिक और सदाचारी मूल्यों पर यह बल देता है। ठीक है, विभिन्न पोप ने इसमें सहयोग किया। देखो, सारे उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो कुछ पोप भ्रष्टाचारी थे। तो भाई साहब, हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे के सारे पोप ही भ्रष्टाचारी थे। कुछ पोप ऐसे हुए जिन्होंने इसमें बल दिया, जैसे सबसे पहले पोप क्लीमेंट का नाम आता है, पोप पॉल तृतीय का नाम आता है, पोप पॉल चतुर्थ का नाम आता है। जैसे पोप पॉल तृतीय ने क्या किया, 1837 में इसने 9 कार्डिनल्स का एक आयोग बनाया।
चर्च में सुधारों के लिए इसने 1839 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल्स ऑन द रिफॉर्म इन द चर्च। ठीक है, तो सारा काम बहुत जबरदस्त तरीके से किया गया। तो पहली बात लिखिएगा, क्या लिखेंगे भैया? चर्च के नैतिक मूल्यों और सदाचारी मूल्यों पर बल। लिखोगे, लिखो चर्च के नैतिक मूल्यों व सदाचारी मूल्यों पर बल। ये पहला ऐसा काम किया गया। ठीक है, दूसरा लिखिए विभिन्न पोप का सहयोग। विभिन्न पोप का सहयोग, जैसे पोप क्लीमेंट, पोप क्लीमेंट। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पोप रहा पोप पॉल तृतीय, पोप पॉल तृतीय, पोप पॉल चतुर्थ। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पोप पॉल तृतीय। इस भाई ने क्या किया, तो याद रखो पोप पॉल तृतीय ने मेरे प्यारे साथियों 1837 में 9 कार्डिनल्स का एक आयोग बनाया और इनसे कहा कि भैया चर्च में जो है किस तरह से सुधार किया जा सकता है, रिपोर्ट बनाओ। आयोग ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल्स ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ चर्च। चर्च में सुधार के लिए कार्डिनल्स की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट 1839 में दी गई थी। क्लियर हो गई? तो लिखिएगा पोप पॉल तृतीय ने 1837 ईस्वी में चर्च, चर्च कौन सा चर्च? कैथोलिक चर्च, ऐसा लिखो, में कैथोलिक चर्च में सुधार सुधार के लिए 9 कार्डिनल्स का एक आयोग बनाया। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताओ 9 कार्डिनल्स का एक आयोग जो है वह किसने बनाया था? पोप तृतीय ने बनाया था। कब बनाया? 1837 में बनाया और यह एक आयोग था। ठीक है, अब यह आयोग जो है 2 साल बाद यानी कि कुल मिलाकर के 1839 में चर्च में सुधारों के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे हम कहते हैं चर्च में सुधार के लिए कार्डिनल्स की रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल्स ऑन द रिफॉर्म्स इन द चर्च। आयोग बनाया। आयोग ने जो है वह क्या प्रस्तुत कर दी? तो मेरे दोस्त 1839 में रिपोर्ट दी, में चर्च में सुधारों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। पूरा लिखिए 1839 में चर्च में सुधारों के लिए एक रिपोर्ट दी। और ये रिपोर्ट जो थी इसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, नाम था चर्च में सुधार हेतु कार्डिनल्स की रिपोर्ट। कार्डिनल्स की रिपोर्ट। क्लियर हो गई? थोड़ा सा इसको अंग्रेजी में लिख लो, क्योंकि देखो हमारी एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं।
क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? तो हम अंग्रेजी का सीधा हिंदी ट्रांसलेट करने लगते हैं और यहीं पर हम गलती कर देते हैं। मान लो उसने हिंदी में नहीं दे करके अंग्रेजी में दे दिया, फिर अब क्या करेंगे? फिर आप ये कह नहीं सकते कि नहीं साहब हम तो अंग्रेजी में पढ़े हुए हैं जी, हम तो हिंदी में पढ़े हुए हैं, हम अंग्रेजी के सवाल को नहीं करेंगे। आप याद करो, आप कोई सा भी पेपर दे लीजिए, किसी भी राज्य का पेपर दे लीजिए, उसमें लिखा हुआ आता है कि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों में त्रुटि होने पर अंग्रेजी ही मान्य होगी। फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल्स ऑन द रिफॉर्म्स इन द चर्च। ठीक है, तो आइए इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। तो लिखिएगा रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल्स ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ चर्च। क्लियर हो गई बात? यह रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, इस बात को याद रखें। चर्च में सुधार के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रत्येक धर्म में कोई ना कोई गलती जरूर होती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूट अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं होता। आज मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आई एम नॉट कंप्लीट परफेक्ट मैन, नो, नॉट पॉसिबल। मैं कोई सर्वगुण संपन्न या सर्वज्ञानी नहीं हूं, कमी जरूर है। बस एक अच्छा व्यक्ति कौन होता है जो अपनी उस कमी को पहचान ले? एक अच्छी संस्थान क्या होती है जो अपनी उस कमी को पहचान ले? तो याद रखिएगा, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, फिर बाद में इस रिपोर्ट के आधार पर कार्य किया गया। तो सबसे पहले चर्च की नैतिकता पर बल दिया गया। कहा गया कि चर्च के नैतिक मूल्यों, सदाचारी मूल्यों, विभिन्न पोप ने सहयोग किया, जैसे पोप क्लीमेंट, पोप पॉल तृतीय, पोप पॉल चतुर्थ। यहाँ तक कोई समस्या? पोप पॉल तृतीय ने 1837 में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 9 कार्डिनल्स का एक आयोग बनाया था। 1839 में चर्च में सुधारों के लिए एक रिपोर्ट दे दी। चर्च में सुधार हेतु कार्डिनल्स की यह रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है ना, रिपोर्ट ऑन द ऑफ द कार्डिनल्स ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ चर्च। क्लियर हो गई? चलिए, अब इसके बाद एक अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, ट्रेंट की परिषद। ट्रेंट की परिषद है भैया, टेंट नहीं है, ठीक है। क्या है? काउंसिल ऑफ ट्रेंट। चूंकि ये पॉल तृतीय जो था ना, बड़ा सुधारवादी व्यक्ति था, ठीक है। तो पोप पॉल तृतीय के द्वारा इटली के ट्रेंट नगर में इस परिषद का आयोजन किया गया था और यह उत्तरी ट्रेंट का एक स्थान था। आज भी है ट्रेंटो, आप देख लीजिएगा। 1800 सॉरी, ठीक है ना, यह जो बनाई गई ना, ये गलत है, थोड़ा सा इसको सही करेंगे यहाँ पर तारीखों को। यह 1500 की बात है, क्षमा प्रार्थी हूं। 1537 और 1539। ठीक है, माफी चाहूंगा। एक सेकेंड रुक लीजिए, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, बिल्कुल सही है। 1537 में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 9 कार्डिनल्स का एक आयोग बनाया। 1539 में उसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। क्योंकि ट्रेंट की परिषद जो है ना, वो 1545 से 1563 तक होगी। 25 धर्म सभाएं होंगी जो 18 वर्षों तक आयोजित की जाएगी और इसमें 200 धर्माधिकारी भाग लेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, एक शब्द पढ़िएगा यहाँ पर। शब्द क्या आता है सर? ट्रेंट, TRENT, ट्रेंट। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेंट परिषद या ट्रेंट की परिषद। ट्रेंट की परिषद, ठीक है। मान लीजिए ये इटली है, इटली में उत्तरी इटली एक जगह है। इस उत्तरी इटली में आज भी ट्रेंटो नाम की एक जगह है, ठीक है। इस ट्रेंटो में इन सभाओं का आयोजन किया गया था। आयोजन करने वाला कौन था? पोप पॉल तृतीय था, ठीक है। 1800 याद आ रहा है, 1545 से लेकर के 1563 ईस्वी तक, यानी कि कुल मिलाकर के 18 वर्षों तक धर्म सभाओं का आयोजन किया गया, ठीक है। 18 वर्ष तक कुल मिलाकर के 25 धर्म सभा हुए। कितनी सभा हुई? 25 धर्म सभा हुई थी, ये बात याद रखिएगा। और इस 25 धर्म सभा में कितने धर्माधिकारियों ने भाग लिया था? 200 धर्माधिकारियों ने भाग लिया था। बताओ भाई,
धर्माधिकारियों ने क्या किया था, भाग लिया था। और इन्होंने जो फिर है दो प्रकार के कार्यों की बात कही कि भैया हमें दो प्रकार के सुधार करने चाहिए, एक तो सैद्धांतिक सुधार और एक सुधारात्मक सुधार। ठीक है, धर्माधिकारियों ने भाग लिया, दो प्रकार के सुधारों की बात कही, एक तो सैद्धांतिक सुधार और एक सुधारात्मक सुधार। अब आप कहोगे सर ये सैद्धांतिक और सुधारात्मकता का तात्पर्य क्या है? भैया सैद्धांतिक का तात्पर्य जो केवल सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सुनने में कैसे अच्छे लगते हैं? कुछ सारे विद्यार्थी यह कहते हैं कि साहब जो हैं विद्यार्थी अक्सर इस बात को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि सर एक आदर्श, जैसे बहुत से विद्यार्थी जब चयन हो जाता है ना तो वो क्या कहते हैं पता है आपको कि साहब हम 8 घंटे रोज पढ़ते थे, कई सारी किताबों का 5 बार 6 बार रिवीजन किया है, हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो कई सारे ऐसे सफल विद्यार्थियों से मुलाकात की है जो अक्सर ये कहा करते थे सर हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है। लेकिन क्या रियल में ऐसा था क्या? मेरे दोस्त, जब आप सफल हो जाओगे ना तो आप जो कहोगे सामने वाले विद्यार्थी को वह स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गई? तो वो होते हैं सिद्धांत। और सुधारात्मक, वास्तविकता में सुधार करना चाहिए। मैं एक विद्यार्थी हूं, मुझे पढ़ना है तो कम से कम 5 घंटे तो मैं पढ़ूं ही सही। क्लियर हो गई ना? बस ये होता है सुधारात्मक। तो आइए, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो यहां पर किया गया उसे हम कहते हैं ट्रेंट की परिषद। लिखिएगा, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। ठीक है, चलिए, ये क्या थी? मूल रूप से धर्म सभा थी, ये बात याद रखना। धर्म सभा। चलिए लिखिए, पोप पॉल तृतीय के द्वारा उत्तरी इटली के ट्रेंट नगर, ट्रेंटो कहते हैं इसे, ट्रेंटो सिटी में 1545 से 1563 ईस्वी तक 200 से ज्यादा, सॉरी 25, माफी चाहूंगा, 25 धर्म सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें किसने किया? पोप पॉल तृतीय ने किया था, इटली में किया था, 1545 से 1563 तक किया था, कुल मिलाकर के 18 वर्ष लगे, जिसमें 200 से ज्यादा धर्माधिकारियों ने भाग लिया। कितने धर्माधिकारी भाग लेने के लिए आए थे? 200 से ज्यादा धर्माधिकारी भाग लेने के लिए आए। क्लियर हो गई? इसे हम कहते हैं ट्रेंट की परिषद। ठीक है, ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि ट्रेंट की परिषद कहाँ हुई थी? इटली के टोरंट या ट्रेंटो या ट्रेंट नाम के नगर में हुई। पोप पॉल तृतीय ने आयोजित करी। 1545 से 1563 तक की 25 धर्म सभाएं हुई। और याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इसमें 200 से ज्यादा धर्माधिकारियों ने भाग लिया था।
क्लियर हो गई। इन सभाओं में दो प्रकार के सुधार प्रस्तावित किए गए, सैद्धांतिक सुधार और मेरे दोस्त सुधारात्मक सुधार। ठीक है, तो आओ लिखो। इन सभाओं में निष्कर्षतः दो प्रकार के सुधार प्रस्तावित किए गए, जो निम्न प्रकार हैं। दो प्रकार के सुधारों की बात कही गई। सबसे पहले सैद्धांतिक सुधार आते हैं और फिर आते हैं जी सुधारात्मक सुधार। क्लियर हो गई। चलिए, जैसे सुधार देखिए, दो प्रकार के सुधार। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1, लेट्स कॉल सैद्धांतिक सुधार। ठीक है, नंबर 2, सुधारात्मक सुधार। ठीक है, अब देखो साहब, सिद्धांत, मैंने अभी कहा सिद्धांतों के आधार पर काम करना। क्या कहा कि चर्च पर पोप की सर्वोच्चता रहेगी। ये तो वही बात हो गई भाई साहब जो पहले भी थी। क्या कहा, धार्मिक विषयों पर पोप का निर्णय अंतिम होगा और इस निर्णय को आप किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये लो भाई साहब, ये तो वही बात हो गई। एक बात समझिए कि जो बाइबिल है लैटिन भाषा की, वही प्रमाणित मानी जाएगी और इसे वल्गेट कहा जाएगा। तो लैटिन भाषा में जो बाइबिल की रचना हुई है उसे क्या कहा गया, वल्गेट। इसका मतलब जो अनुवादित बाइबिल है, क्या उसको प्रमाणित नहीं माना जाएगा? मान लीजिए मैं हिंदी भाषी हूँ और आपने किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करके मुझे कोई किताब पकड़ा दी, मैं तो उसे समझ नहीं पाया, तो मैंने उसे उसको अपनी भाषा में अनुवादित करके पढ़ना शुरू कर दिया। आपने कहा जी ये तो गलत है, देखो इसको ऐसा लिखा हुआ है। भैया मैं तो समझता ही नहीं हूं, तो मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो इन्होंने चार प्रकार की बातें कही और चारों में फिर वही पुरानी पद्धति आ गई थी। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें पहली बात लिखिएगा, चर्च पर, है ना, चर्च, कौन सा चर्च, कैथोलिक चर्च, ऐसा लिखो। कैथोलिक चर्च पर पोप की सर्वोच्चता होगी, पहली बड़ी बात। ठीक है भाई, जो कैथोलिक चर्च होगा उस पर पोप की सर्वोच्चता होगी। धार्मिक विषयों पर पोप का निर्णय अंतिम होगा। विषयों पर पोप का निर्णय अंतिम होगा। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे किसी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। और लैटिन भाषा में बाइबिल की जो प्रमाणित रचना है वह वल्गेट कहलाएगी। ठीक है है ना, लैटिन भाषा में जो बाइबिल की रचना होगी उसे क्या कहा जाएगा, वल्गेट कहा जाएगा। लिखिएगा,
और वह मान्य होगी। लिखिए लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में बाइबिल की रचना वल्गेट कहलाएगी, जो प्रमाणिक होगी, जो प्रमाणिक होगी। प्रमाणिक का मतलब है जिसे आप चुनौती नहीं दे सकते। क्लियर हो गई कि भाई हाँ, कोई विवाद हो गया तो विवाद हो गया, तो यही सर्वोच्च होगा। कैथोलिक चर्च पर पोप की सर्वोच्चता, पहली बात। धार्मिक विषयों पर पोप का निर्णय अंतिम होगा और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लैटिन भाषा में बाइबिल की जो रचना होगी उसे हम क्या कहेंगे, वल्गिट कहेंगे, और यह क्या होगी, प्रमाणिक होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों? याद करो, इन्हीं से तो सवाल पूछा जाता है आपके किसी भी प्रकार के पीसीटी पेपर में। आप देख लीजिए, यहीं से डायरेक्ट सवाल आता है। हाँ या ना का जरूर जवाब साझा करिएगा, क्योंकि यह वह बातें हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी उपयोगी है। अब सुधारात्मक सुधारों को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्या क्या कार्य किए गए। क्या कहा कि भैया सदाचारी और सरल जीवन रहेगा, किनका, धर्माधिकारियों का। साइमनी प्रथा की समाप्ति होगी। साइमनी प्रथा क्या है कि आप पैसे दे करके जो है वह क्या बन सकते हो, अधिकारी बन सकते हो। क्लियर। पाप मोचन पत्रों की बिक्री पर रोक लगेगी, और कहा गया कि जो धर्माधिकारी बन रहे हैं उनका शिक्षित होना अनिवार्य है। ये होते हैं सुधारात्मक कार्य। तो सबसे पहले नंबर 1 सुधारात्मक कार्य में सबसे पहले लिखिएगा कि धर्माधिकारी धर्माधिकारी, ठीक है ना। धर्माधिकारियों में जितने भी प्रकार के हैं वह सारे आ गए। धर्माधिकारी सदाचारी व सरल जीवन वाले रहेंगे, वह सादा जीवन व्यतीत करेंगे। ये लो भाई, स्पष्ट कह दिया जी कि जितने भी धर्माधिकारी हैं भाई साहब, सादा और सरल जीवन वह जिएंगे। लिख लिया। चलो अगली बात, साइमनी प्रथा को समाप्त, साइमनी प्रथा समाप्त होगी। साइमनी प्रथा क्या होगी, समाप्त की जाएगी। बहुत गजब की बात कही गई। पाप मोचन पत्रों की जो बिक्री है उस पर रोक लगाई जाएगी। अगला लिखिएगा, पाप सेल ऑफ द लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस, पाप मोचन पत्रों की बिक्री पर रोक लगेगी। अगली बात, धर्माधिकारियों का शिक्षित होना अनिवार्य होगा। कि भाई जो धर्माधिकारी हैं कम से कम यह शिक्षित होना चाहिए। क्लियर हो गई क्या बात? तो इस प्रकार के यह सुधारात्मक कार्य इन्होंने प्रस्तावित किए थे। अरे बोलो। तो सबसे पहले ट्रेंट की परिषद,
ट्रेंट की परिषद पोपोल तृतीय के द्वारा उत्तरी इटली के ट्रेंट नाम के नगर में हुई थी। 1545 से 1563 18 वर्षों तक 25 धर्म सभाएं हुई। इनमें 200 से ज्यादा अधिकारी जो थे उन्होंने भाग लिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? कितने अधिकारियों ने भाग लिया था? 200 से ज्यादा अधिकारियों ने भाग लिया था। सभाओं में निष्कर्ष तौर पे दो प्रकार के सुधारों की बात की गई, सैद्धांतिक सुधार और सुधारात्मक। भैया ये सिद्धांत थे और वो थे जिनको लागू करना था। लागू तो सबको करना था, लेकिन भाई साहब ये तो वही हो गई जैसे कि जैसी ही चर्चा यहाँ पर हो गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जेसुइट संघ। एक बार एक सवाल पूछा गया था, जेसुइट संघ की स्थापना किसने करी थी? इसे हम सोसाइटी ऑफ जीसस भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था कैथोलिक मर्च का धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार करना। 1534 में एक स्पेनिश सिपाही था, नाम था इग्नेशियस लायोला, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। इग्नेशियस लोयोला के जो अनुयायी थे उन्हें जेसुइट्स कहा गया और इसने किताब लिखी थी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। ठीक है, तो आओ आगे बात करते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार और अद्भुत ऑफर, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। यह ऑफर दुर्गा अष्टमी, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, महानवमी और दशहरे के पावन पर्व पर 5 दिवसीय विशेष ऑफर, जो 29 सितंबर से शुरू होकर के 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑफर के अंतर्गत इतिहास के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पर बहुत शानदार ऑफर आपको दिया जा रहा है। तो इस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर रखा है, आप उसका लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। प्रश्न यह आता है कि सर, हम जो पुराने कोर्स है उनका क्या करें? अरे भैया, जब आरपीएससी ने सिलेबस को बदल दिया है तो फिर हमें पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है? पैटर्न बदल गया, सिलेबस बढ़ गया, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया, फिर भी हम घिसे पुटे पुराने कोर्स पढ़ रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। हम लेकर आए हैं आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लाइव कोर्स, कंप्लीट हिस्ट्री का 5,499 का लाइव, और रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स हम लेकर आए हैं 8,599 का। रिकॉर्डेड कोर्स है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का 4,499 का, और जो टॉपिक स्पेशल बैच है, जो लाइव बैच है, 1,999 का रहेगा। तो आज ही आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कंप्लीट रूप से लाइव बैच यहां पर लीजिए, अपडेटेड बैच लीजिए, नए पाठ्यक्रम के अनुसार लीजिए, चित्रों मानचित्रों के माध्यम से विषय का सरलीकरण यहां पर आप देखिएगा। और वह टॉपिक जो आपको अब तक नहीं मिले हैं या आपने पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए टॉपिक स्पेशल बैच है, यह कंप्लीट लाइव बैच रहेगा। अब आप सोचोगे सर लाइव क्लास मान लीजिए हम नहीं ले पाए तो फिर उसका क्या होगा? भैया वह क्लास कुछ समय के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाती है, तो उसे आप वहां पर देख सकते हैं। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का यह हमारा एक अद्भुत बैच आपके समक्ष है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025-26 लाइव बैच हो, जो जयपुर स्टूडियो से चल रहा है। इतिहास और कला संस्कृति, सेकंड पेपर की इतिहास के साथ फर्स्ट पेपर का इतिहास बिल्कुल फ्री रहेगा। 280 नंबर का तो आपका सेकंड पेपर होता है, 30 अंकों का आपका पहला पेपर होता है, कुल मिलाकर के 310 अंक जो है वह यहाँ पर होता है। तो यह कंप्लीट लाइव बैच आपके सामने चल रहा है, इस पर ऑफर है। अगर आप अभी लेते हैं तो यह कोर्स, कंप्लीट कोर्स 5,499 में आपको मिल जाएगा, प्लस 3% का जो है वह टैक्स होता है आपके। इसके बाद न्यू टॉपिक स्पेशल बैच है लाइव फ्रॉम जयपुर, जो राजस्थान में पहला है। इतिहास सेकंड पेपर का यह अद्भुत कोर्स 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने जो नया सिलेबस जारी किया था, उस सिलेबस में जो नए टॉपिक ऐड किए थे उन टॉपिक का एक विशेष बैच है। तो टॉपिक स्पेशल बैच ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो केवल और केवल नए सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, नए टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें केवल वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो नए टॉपिक ऐड किए हैं। तो पुरानों का भैया पुराने से एक पुराना ही रहता है, जमाना बदल गया है, अब आपको भी बदलना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे ऑनलाइन ऑफर का लाभ उठाइए, जो 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपके बीच में रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, रामनवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सोसाइटी ऑफ जीसस नंबर 3, सोसाइटी ऑफ जीसस।
ऑफ जीसस। ठीक है, चलिए कुछ बातें लिखिएगा। संस्थापक कौन था? ठीक है, तो ये बेसिकली एक पूर्व सिपाही था, स्पेन का रहने वाला था, स्पेनिश सिपाही था। नाम था इग्नेशियस लॉयला। स्पेनिश स्पेनिश सिपाही इग्नेशियस लॉयला। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है इग्नेशियस लॉयला। इसने इसकी स्थापना करी। इग्नेशियस लॉयला ने एक किताब लिख दी, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। स्पिरिचुअल, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण किताब है यह, याद रखिएगा। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। ठीक है, बड़ी गजब की किताब है सर। और इसके अनुयायी क्या कहलाए, याद रखिएगा, जेसुइट कहलाए, जो इसको मानने वाले लोग थे। जेसुइट्स, ठीक है, जेसुइट्स कहलाए। और कुछ जगह है इसे जेसुइट भी कहते हैं, कि जेसुइट कहलाए थे। तो जेसुइट कह लो या जेसुइट कह लो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कब स्थापना हुई, वर्ष लिखिएगा 1534। है ना। और जगह कहाँ स्थापित हुई थी, स्थान लिखते हैं इसकी जगह, स्थान पेरिस। और पेरिस पड़ता है फ्रांस में। पेरिस पूरी दुनिया में फैशन की राजधानी कहलाती है, आपको पता होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, उद्देश्य कैथोलिक धर्म का प्रचार करना। मूल रूप से मामला क्या है जी, एक सिपाही है यह इग्नेशियस लॉयला। इसने कहा हम इधर उधर जाते रहते हैं जी, सेना में युद्ध करने के लिए जाते रहते हैं, तो हम कई सारे लोगों के साथ संपर्क में आते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हम सभी से कहेंगे, क्या कहेंगे, कि भैया आप कैथोलिक धर्म को अपनाओ। ठीक है, 6 सदस्य थे। संस्थापक सदस्य फ्रांसिस जेवियर था, जिसने ईसाई धर्म के लिए भारत और जापान की यात्रा करी थी। सदस्य कितने थे, प्रारंभिक सदस्य? 6 मित्रों के साथ इसने इसकी स्थापना करी थी। 6 संस्थापक सदस्य। जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसमें नाम आता है फ्रांसिस जेवियर। फ्रांसिस इसने ईसाई धर्म के प्रचार हेतु भारत व जापान की यात्रा की थी। ठीक है, लिख लो। समय इतना तेजी से बदला, क्या बदला, कि भाई साहब पोप पॉल तृतीय था। ठीक है, 1540 में उसने भी इसे मान्यता दे दी। 40 ईस्वी में
पोप पाल तृतीय द्वारा इसे मान्यता दे दी गई। लिख लो भाई साहब। अब देखो, चूंकि सेना थी जी, इसमें कुल मिला के बात यह है कई सारे सैनिक थे, तो इसके कुछ और भी उद्देश्य थे। जैसे सबसे पहले कैथोलिक धर्म के जो विरोधी थे उनका दमन किया जाए। विरोधियों में एक तो लूथरवादी यानी कि प्रोटेस्टेंट और कॉल्विनवादी आते हैं, प्रेस्बाइटेरियंस आते हैं। तो लूथरवादी और कहीं ना कहीं कॉल्विनवादियों का दमन करना, कैथोलिक धर्म में सुधार करना, कैथोलिक धर्म का विश्व में प्रचार करना और मानव सेवा का कार्य करना। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इग्नेस सोसाइटी ऑफ जीसस के अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य किसके भाई साहब? तो नाम याद रखना, सोसाइटी ऑफ जीसस के। मैंने आपको इग्नेशियस लायला का चित्र दिखाता हूँ कि एक सिपाही जो है उसकी दिमाग कितनी ताकतवर होती है, कितना क्षमतावान होता है। यह था सर स्पेन का सिपाही इग्नेशियस लॉयला। इसको मैं उधर ही ले जाता हूँ तो ठीक रहेगा। यह है इग्नेशियस लॉयला, ठीक है। लॉयला देख लो, ये था वो स्पेन का सिपाही इग्नेशियस लोयला जिसने यह काम किया था। अब इसके क्या क्या उद्देश्य थे? तो नंबर 1, पहला उद्देश्य कैथोलिक धर्म के विरोधियों का दमन करना। और इसके विरोधी कौन कौन थे भाई साहब? लूथरवादी, प्रोटेस्टेंट कहलाए, और जॉन कॉल्विन, कॉल्विनवादी, ठीक है पहला। दूसरा, कैथोलिक धर्म में सुधार करना। अगला, कैथोलिक धर्म का विश्व में प्रचार करना। क्लियर हो गई? और अगली बात लिखिएगा कि मानव सेवा का कार्य करना, ठीक है ना। मानव सेवा का कार्य करना। कई बार यहाँ से एक बार बिल्कुल सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं और हम उनको गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, जो सोसाइटी ऑफ जीसस है ना, यह एक संस्था थी, मूल रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन था, और इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो जनरल कहलाता था। रोम में रहा करता था, पोप के द्वारा नियुक्ति की जाती थी, क्योंकि पोप पॉल तृतीय ने 1540 में इसकी मान्यता दे दी थी। सदस्यता के लिए 2 वर्ष का कठोर जो है प्रशिक्षण अनिवार्य था। ठीक है, तो कुछ बातें और लिख लो। प्रमुख जनरल कहलाता था। नियुक्ति
पोप द्वारा वह रोम में रहता, रोम में निवास। पोप के पास ही रहा करता था क्योंकि कैथोलिक पोप जो है वह रोम में ही रहा करता था। क्लियर हो गई। चलिए, सदस्यता के लिए 2 वर्ष का कठोर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग अनिवार्य थी। ठीक है, सदस्यता के लिए 2 वर्ष का कठोर प्रशिक्षण जो है वह अनिवार्य था। लिख लो। अब भाई साहब, कुल मिलाकर के बात यह है जी कि कैथोलिक धर्म वाले जो है पूरा सुधार कर रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म को रोका जाए, है ना, प्रेस्बाइटेरियंस को रोका जाए, इनको सारों काम को बंद कर करके प्रत्येक व्यक्ति जो है वह किसे स्वीकार करे, याद रखिएगा, किसको, कैथोलिकों को माने। तो इसी के लिए इंक्विजिशन की स्थापना की गई। इंक्विजिशन क्या था? एक प्रकार का धार्मिक न्यायालय था जिसको कई सारे उच्च अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो आइए अंतिम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं नंबर चौथे बिंदु की। इनक्वी है ना, हम पढ़ रहे हैं इंक्विजिशन। इन है ना, क्या पढ़ रहे हैं? इंक्विजिशन पढ़ रहे हैं, इंक्विजिशन। ठीक है, अब देखो, यह उच्चाधिकार प्राप्त कैथोलिक न्यायालय था। कौन था यह? उच्चाधिकार प्राप्त कैथोलिक न्यायालय होता था। इसकी स्थापना की गई थी 1542 में पोप पॉल तृतीय के द्वारा। लिखिएगा। ईस्वी में पोप पॉल तृतीय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को रोकना। किसको रोकना चाहते थे भैया? प्रोटेस्टेंट धर्म की जो प्रगति है उसे रोका जाए। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक धर्म की शुरुआत होने से दूसरा धर्म जो है वह खत्म हो रहा था। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अगर मैं अन्य उद्देश्यों की बात करता हूं तो कैथोलिक धर्म विरोधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए और उन्हें दंडित किया जाए। जो भी व्यक्ति कैथोलिक धर्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसके गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा चलाया जाए, दंड भेजा जाए। दूसरे देशों से भेजी गई धर्म संबंधी अपील जो है उन्हें सुना जाए कि भाई हाँ, हमारे धर्म में भी ऐसा हो रहा है, आप इसके लिए भी हमारी मदद करिए। कैथोलिक चर्च के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उन्हें कठोरता से लागू करवाना। तो पहला उद्देश्य हो गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा उद्देश्य जो मूल रूप से इसका था, किसका? इंक्विजिशन का, वह क्या था? कैथोलिक धर्म विरोधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाना और उन्हें दंडित करना। लिखिएगा।
कैथोलिक धर्म विरोधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित करना। ठीक है, यह भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था इनका। अगली बात याद रखिएगा, दूसरे देशों की अपील सुनना। यह भी एक उद्देश्य था कि भाई दूसरे धर्म में, दूसरे देशों में क्या हो रहा है उनकी अपीलें सुनना। यह अपील होती थी धर्म संबंधी। और जो कैथोलिक न्यायालय हुआ करता था, उस कैथोलिक चर्च के आदेशों को कठोरता से लागू करवाना। अगली बात लिखिएगा, कैथोलिक चर्च के आदेशों को कठोरता से लागू करवाना। क्लियर हो गई? यह इसके कुछ उद्देश्य थे। प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को रोकना, कैथोलिक धर्म विरोधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित करना, दूसरे देशों की धर्म संबंधी अपीलों को सुनना, कैथोलिक चर्च के आदेशों को कठोरता से लागू करना। इसमें 6 न्यायाधीश हुआ करते थे जिन्हें हम इक्विजिटर जनरल कहा करते थे। लिखिएगा, इसमें 6 न्यायाधीश होते थे जिन्हें इक्विजिटर जनरल कहते थे। लिख लो भाई। क्लियर हो गई? तो ये था मेरे प्यारे साथियों धर्म सुधार आंदोलन क्या है, कैसे है। मैंने अपने और हमने मिलकर के एक बहुत जबरदस्त तरीके से इन मुद्दों को देखा। तो प्रति धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व कार्डिनल कर्राफा ने किया। कैथोलिक धर्म या चर्च में जो सुधार करने के लिए आंदोलन चला, कैथोलिकों ने निम्न कदम उठाए। चर्च की नैतिकता पर बल दिया, विभिन्न पोप का सहयोग रहा। पॉल तृतीय, इसने 1537 में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 9 कार्डिनल्स का एक आयोग बनाया था। 1539 में रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल्स ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ द चर्च। क्लियर हो गई? ट्रेंट की परिषद के बारे में हमने पढ़ा, धर्मसभा थी। पोप पॉल तृतीय ने उत्तरी इटली के ट्रेंट नगर में 1545 से 1563 तक 18 धर्म सभाओं का आयोजन किया, जिसमें 200 से ज्यादा धर्माधिकारियों ने भाग लिया था। 2 प्रकार के सुधार किए गए, सैद्धांतिक और सुधारात्मक। कैथोलिक चर्च पर पोप की सर्वोच्चता होगी, धार्मिक विषयों पर पोप का निर्णय अंतिम होगा, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लैटिन भाषा में बाइबिल की रचना वल्गेट कहलाएगी और यह प्रमाणित होगी। सुधारात्मक, धर्माधिकारी सदाचारी और सादा जीवन व्यतीत करेंगे। साइमनी प्रथा की समाप्ति, पाप मोचन पत्र जो है उनकी बिक्री पर रोक, क्या बात क्लियर हो गई? और धर्माधिकारियों का शिक्षित होना अनिवार्य था। सोसाइटी ऑफ जीसस, स्पेनिश सिपाही इग्नेशियस लोयला, इसने किताब लिखी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, अनुयायी जेसुइट या जेसुएट कहलाए। वर्ष 1534, स्थान पेरिस है। उद्देश्य कैथोलिक धर्म का प्रचार करना। प्रारंभिक सदस्य 6 थे। संस्थापक सदस्य फ्रांसिस जेवियर है, इसने ईसाई धर्म के प्रचार हेतु भारत और जापान की यात्रा करी। 1540 में पोप पॉल तृतीय ने इसे मान्यता दे दी थी। कुछ
उद्देश्य और थे कैथोलिक धर्म विरोधियों का दमन करना, कैथोलिक धर्म में सुधार करना, कैथोलिक धर्म का प्रचार करना और मानव सेवा का कार्य करना। क्लियर हो गई सर? इसका जनरल बेसिकली प्रमुख जो होता था वह जनरल कहलाता था। इसकी नियुक्ति पोप के द्वारा होती थी और ये रोम में रहा करता था। सदस्यता के लिए 2 वर्ष का कठोर प्रशिक्षण अनिवार्य था। इंक्विजिशन यह उच्चाधिकार प्राप्त कैथोलिक न्यायालय था। इसकी स्थापना 1542 ईस्वी में पोप पॉल तृतीय ने की। उद्देश्य था प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को रोकना, कैथोलिक धर्म विरोधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाकर दंडित करना, दूसरे देशों की अपील को सुनना, कैथोलिक चर्च के आदेशों को कठोरता से लागू करना। 6 न्यायाधीश थे जिन्हें इक्विटर जनरल कहा करते थे। कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों आपको यह क्लास? एक नई इन्फॉर्मेशन थी जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते। अगली क्लास में हम आपके साथ मुलाकात करेंगे और औद्योगिक क्रांति की बात करूंगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार। चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर मेरा नाम चंदू जैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार और अद्भुत ऑफर, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। यह ऑफर दुर्गा अष्टमी, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, महानवमी और दशहरे के पावन पर्व पर 5 दिवसीय विशेष ऑफर जो 29 सितंबर से शुरू होकर के 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑफर के अंतर्गत इतिहास के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पर बहुत शानदार ऑफर आपको दिया जा रहा है। तो इस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर रखा है, आप उसका लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। प्रश्न यह आता है कि सर हम जो पुराने कोर्स है उनका क्या करें? अरे भैया, जब आरपीएससी ने सिलेबस को बदल दिया है तो फिर हमें पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है? पैटर्न बदल गया, सिलेबस बढ़ गया, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया, फिर भी हम घिसे पिटे पुराने कोर्स पढ़ रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। हम लेकर आए हैं आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लाइव कोर्स कंप्लीट हिस्ट्री का 5499 का लाइव और रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स हम लेकर आए हैं 8599 का। रिकॉर्डेड कोर्स है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का 4499 का, और जो टॉपिक स्पेशल बैच है, जो लाइव बैच है 1999 का रहेगा। तो आज ही आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कंप्लीट रूप से लाइव बैच यहाँ पर लीजिए, अपडेटेड बैच लीजिए, नए पाठ्यक्रम के अनुसार लीजिए, चित्रों मानचित्रों के माध्यम से विषय का सरलीकरण यहाँ पर आप देखिएगा। और वह टॉपिक जो आपको अब तक नहीं मिले हैं या आपने पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए टॉपिक स्पेशल बैच है, यह कंप्लीट लाइव बैच रहेगा। अब आप सोचोगे सर लाइव क्लास मान लीजिए हम नहीं ले पाए तो फिर उसका क्या होगा? भैया वह क्लास कुछ समय के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाती है, तो उसे आप वहां पर देख सकते हैं। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का यह हमारा एक अद्भुत बैच आपके समक्ष है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025-26 लाइव बैच है जो जयपुर स्टूडियो से चल रहा है। इतिहास और कला संस्कृति सेकंड पेपर के इतिहास के साथ फर्स्ट पेपर का इतिहास बिल्कुल फ्री रहेगा। 280 नंबर का तो आपका सेकंड पेपर होता है, 30 अंकों का आपका पहला पेपर होता है, कुल मिलाकर के 310 अंक जो है वह यहाँ पर होता है। तो यह कंप्लीट लाइव बैच आपके सामने चल रहा है। इस पर ऑफर है, अगर आप अभी लेते हैं तो यह कोर्स कंप्लीट कोर्स 5499 में आपको मिल जाएगा, प्लस 3% का जो है वह टैक्स होता है आपके। इसके बाद न्यू टॉपिक स्पेशल बैच है लाइव फ्रॉम जयपुर, जो राजस्थान में पहला है। इतिहास सेकंड पेपर का यह अद्भुत कोर्स 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने जो नया सिलेबस जारी किया था, उस सिलेबस में जो नए टॉपिक ऐड किए थे उन टॉपिक का एक विशेष बैच है। तो टॉपिक स्पेशल बैच ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो केवल और केवल नए सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, नए टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें केवल वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो नए टॉपिक ऐड किए हैं। तो पुरानों का भैया पुराने से एक पुराना ही रहता है, जमाना बदल गया है, अब आपको भी बदलना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे ऑनलाइन ऑफर का लाभ उठाइए जो 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपके बीच में रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रा, दुर्गा अष्टमी, रामनवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।